देवरिया में जो सूर्योदय हुआ वो मात्र 1 ही घंटे का रहा और 1 घंटे बाद सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त देवरिया में ही नहीं हुआ, धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में छाने लगा। दिल दहला देने वाली घटना, हाय रे देवरिया, हाय रे तेरी इंसानियत, ईश्वर न करे ऐसी घटना देखने या सुनने को मिले। आइए साथियों, बताते हैं देवरिया की पूरी घटना। कहानी शुरू होती है 2018 से। इस घर में घर के मुखिया होते हैं, उनका नाम जनार्दन होता है। जनार्दन के 3 बेटे होते हैं, एक का नाम ओम प्रकाश दुबे, दूसरे का नाम सत्य प्रकाश दुबे और तीसरे का नाम होता है ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु। लेकिन साल 2008 और 2009 में ओम प्रकाश जो सबसे बड़े बेटे होते हैं उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो इस घर के जो मुखिया होते हैं उसके नाम 18 बीघा जमीन होता है और अब 18 बीघा जमीन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक बेटा सत्य प्रकाश दुबे, दूसरा बेटा ज्ञान प्रकाश दुबे। लेकिन गाँव के 2 तरह की बातें चल रही थी। बातें ये थी कि ये जो ज्ञान प्रकाश दुबे होते हैं गुजरात में रहकर नौकरी कर रहे थे। इन दोनों भाइयों में विवाद रहने लगता है, साधु में और सत्य प्रकाश दुबे में। इसलिए साधु ने अपने ही भाई को नीचा दिखाने के लिए अपनी जमीन को गांव के एक ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो दबंग व्यक्ति होते हैं, जिनका नाम प्रेमचंद यादव होता है, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। क्योंकि ये बताया जाता है कि प्रेमचंद यादव ने ही इन दोनों भाइयों में फूट डाली और 9 बीघा जमीन अपने नाम करा लिए थे। साल 2014 में एक कहानी ये भी बताई जाती है कि ज्ञान प्रकाश दुबे के पास जो 9 बीघा जमीन थी, उस 9 बीघा जमीन पर उसने गांव के किसी व्यक्ति से 2.5 लाख रुपया कर्जा ले लिए थे। लेकिन वो 2.5 लाख का कर्जा उतार पाने में असमर्थ होते हैं और उनकी जमीन गिरवी रखी रहती है। प्रेमचंद यादव को जब ये बात पता चलती है तो उनका 2.5 लाख का कर्जा उतार देते हैं और उस जमीन को अपने नाम करा लेते हैं। साल 2014 में और इसी बात को देखते हुए प्रेमचंद यादव साथ ही सत्य प्रकाश दुबे में इसी बात को लेकर विवाद होते रहते थे। सत्य प्रकाश दुबे लगातार प्रशासन से मांग किया करते थे कि ये दबंग व्यक्ति हैं, उसकी जान को भी खतरा है। लेकिन प्रशासन ने इस बात का कतई ध्यान नहीं दिया और जो नहीं होना चाहिए था 2 अक्टूबर सुबह वही हो जाता है। चलिए और आगे जानते हैं साथियों। छोटा भाई दीपेश बड़े भाई से कहता है, आज तो 2 अक्टूबर है, मेरा जन्मदिन है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आप ऐसा करिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तभी बड़े भाई ने कहा, क्यों परेशान होता है, मैं कथा सुनाने के लिए बलिया जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आऊंगा, जो तुम कहोगे तुम्हारी सब खुशियाँ पूरा कर दूंगा। 1 अक्टूबर शाम को ही बड़ा भाई देवेश दुबे निकल जाता है बलिया के लिए। 2 अक्टूबर के सुबह के लगभग 7 बजे छोटा भाई का फोन जाता है और कहता है, भैया कुछ लोगों ने घर को पूरी तरह से घेर लिया है। इसके 1 घंटे बाद फिर से देवेश का फोन बजता है और कोई व्यक्ति कहता है, आपके घर के सारे सदस्य मार दिए गए हैं। ऐसा सुनते ही देवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ से आनन फानन में निकलकर प्रशासन के पास पहुँचता है, जहाँ उसकी मदद की जाती है। देवेश के भैया ही नहीं, माँ, पापा और 2 बहनें, भाई, ये सब मर चुके थे। एक भाई है जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। जब ये बात उस गांव से निकलकर तहसील तक, तहसील से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश तक ही नहीं अपितु पूरे देश में फैल जाती है तो लोग इस घटना को लेकर बड़े हैरान हो जाते हैं। ये सोचकर कि महज 9 बीघा जमीन के लिए 1-2 नहीं पूरे 6 लोगों का बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाता है। आज कहानी उसी कत्लेआम की है, जिसको सुनने के बाद न ही केवल पूरा प्रदेश बल्कि जहाँ जहाँ तक ये बात जाती है वो सब लोग हिल जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बीरू और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम डेस्क के इस चैनल पर। ये जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिला देवरिया है, इसी का एक तहसील है रुद्रपुर और रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है फतेहपुर। बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो पड़ोसी जो इसी का माजा लगता है अभय पोटोला, वहाँ का रहने वाला प्रेमचंद यादव को एक सूचना मिलती है कि तुम्हारे खेत में जो सागौन का पेड़ है वो गिर गया है। और उस सागौन के पेड़ को देखने के लिए गए थे और अपनी गाड़ी को एक घर के ठीक सामने ही लगा रहे थे कि उस घर का मालिक देख रहे थे। गाड़ी को घर के सामने लगाने से मना करते हैं। दोनों लोगों में पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था। ऐसे में ही कहा सुनी हो गई और बात लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों लोगों में मारपीट हो जाता है। ऐसे में ही दुबे जी की पत्नी चिल्लाते हुए घर से बाहर आती हैं और बीच बचाव करती हैं। फिर क्या था, जब बात नहीं सुलझी तो घर से हंसिया लाती हैं और प्रेमचंद यादव पर वार पे वार करती जाती हैं। बीच बचाव में आए 2 व्यक्ति पर उन्हें वहां से डांट कर हटा दिया गया। मौके पर ही प्रेमचंद यादव जी की मृत्यु हो जाती है। ये बात अब यहाँ तक सीमित नहीं थी, बल्कि जो पास का ही गांव था
अभयपुर टोला में एक माजरा है। ये जो घटना हुई थी वो लहड़ा टोला के अंदर घटना हुई थी। सत्य प्रकाश दुबे का घर लहड़ा टोला में होता है और प्रेमचंद जो मर चुके हैं उनका घर होता है अभयपुर टोला में। बात अभयपुर टोला तक पहुंचती है। वहां से करीब 20 से 25 लोग इस घटना को सुनने के बाद आ जाते हैं। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में बंदूकें। वो लोग दौड़ते चिल्लाते हुए आ रहे थे। फायरिंग भी हो रही थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि अब यहाँ होने वाला क्या था। जैसे ही भीड़ लहड़ा टोला गांव में पहुंचती है, सत्य प्रकाश दुबे के घर वालों ने बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं किए थे। सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और 2 बेटियां, 2 बेटे वो अपने ही घर पर मौजूद थे। वो वहां से भागने की कोशिश नहीं करते हैं। घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जो 20 से 25 लोग आधी की तरह आए और सबको एक के बाद एक लाठी, डंडों और धारदार हथियार से जो जैसे मिलता सबको मौत के घाट उतार देते हैं। आधे घंटे में ही सत्य प्रकाश दुबे का घर मानव शमशान सा बन जाता है। सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, उनकी बड़ी बेटी सलोनी, नंदनी और उनका बेटा गाधी, साथ ही अनमोल जो भी सामने आते सबको मारते जाते थे। वो लोग प्रेमचंद यादव की लाश को लेकर वहां से चले जाते हैं और भीड़ ने यह दिखाने की कोशिश की, आपने हमारे एक मारे हैं, हमने तुम्हारे 6 मारे हैं। जब 6 लोगों की गांव में मारे जाने की बात फैल जाती है, लेकिन डर की वजह से कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। जो जहां था वहीं अपने घरों में थे। कोई छत से देख रहा था तो कोई खिड़कियों से, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आता है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पहुंचता है कि रुद्रपुर तहसील क्षेत्र का एक गांव लगता है लहड़ा टोला। वहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है, यानी कि अभी तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। जैसे सूचना मिलती है, डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी तमाम अधिकारी आने लगते हैं। थोड़े ही देर में सूचना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आला अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घटना स्थल पर जाइए, उसका दौरा कीजिए, देखिए हुआ क्या है और दोषी को उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। हेलीकॉप्टर से अधिकारी चलते हैं। कुछ अधिकारी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। 2 घंटे लग जाते हैं ये पता करने के लिए कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है। इस घर में 5 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश थी सत्य प्रकाश दुबे, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास की होती है। पत्नी किरण, जिनकी उम्र 48 के आसपास होती है। एक लाश थी सलोनी, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है और बेटा गाधी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल का होता है। एक बेटा अनमोल था। जैसे ही सबकी नब्ज टटोल रहे थे, अनमोल की नब्ज काम कर रही थी। वो जिंदा था और सांसें ले रहा था। डीएम साहब ने तुरंत ही उस बच्चे को उठाकर सीधा देवरिया के हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी। उसे यहाँ से बीआरडी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पहुंचाया। वहाँ उसको उपचार के लिए भर्ती कराया। उस बच्चे के हालत में थोड़ा सुधार था। मुख्यमंत्री गांव आने के बजाय सीधा उसी बच्चे के पास पहुंच जाते हैं, जो बच्चा बीआरडी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। ये जानने के लिए कि क्या मामला है, यहाँ अधिकारी अपना जांच पड़ताल कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे थे। पूरे गाँव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, पीएससी तैनात कर दी जाती है। घर का एक बालक जिसका नाम देवेश होता है, जो कि बलिया में कथा सुनाने के लिए गया हुआ होता है, वो घर पहुंचता है। तभी रोते रोते अपनी कहानी बयां करता है कि आज उसके भाई यानी कि गाधी का जन्मदिन था। गाधी, जिसका उम्र लगभग 14 साल के आसपास था, सुबह सुबह उसने उठाया था कि भैया जल्दी से उठो, आज हमारे जन्मदिन पर आप क्या तोहफा देने वाले हो। तभी उसका भाई देवेश कहता है, मैं बलिया में कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से जो कुछ भी मिलेगा वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा और उसके बाद तुम अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना लेना। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके लौटने के बाद परिवार के सभी लोग मार दिए जाएंगे। ये जितनी भी लाशें थी पोस्टमार्टम के लिए गई थी। पोस्टमार्टम के बाद जब घर पे पहुंचती हैं, तब वो 5 के 5 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार करता है। एक बेटी और बच जाती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। वो अपने घर पे थी, जिसका नाम शोभिता होता है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, किस कारण ये मामला हुआ। पुलिस प्रशासन की जाँच अभी अंतिम पड़ाव पर पहुँचेगी, लेकिन इससे पहले भी कई नरसंहार हुए हैं। और आपको क्या लगता है साथियों, समाज में ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।